माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में। ओके, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2013, 14 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन करेंगे और हमारा लेक्चर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन आए, चाहे 13 में, चाहे 14 में, चाहे 19 में, वो सभी क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा लेक्चर रहेगा वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा पोर्शन रहेगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। यानी मेनली हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे प्रोडक्ट थे जिनको हम डाइजेस्ट कर चुके हैं एंजाइम्स की मदद से और उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे। और उनको एब्जॉर्ब कहाँ पे करेंगे? ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है उस फूड को हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसको हर एक टिश्यू जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है फूड की, एनर्जी की, वहां तक उसको पहुंचाएंगे और फिर उसका यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो ये होगा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर हम 3 टाइप्स देखेंगे कि हम 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप से जो है वो फूड को जो है वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला होगा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेकेंड हम पढ़ेंगे फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलेटेड के अंदर क्या होता है कि वहां पर कैरियर प्रोटीन होता है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन क्या होता है कि उस चीज को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वहां पर एटीपी यूज होती है। तो ये 3 अलग अलग टाइप से अब्जॉर्प्शन होगी, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर। प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11 का प्लांट फिजियोलॉजी का, वैसे चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम पढ़ते हैं। ओके, डिटेल में हम पढ़ते हैं। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, अच्छी बात, आपको चीजें अच्छी समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़ रखा है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो वो कॉपी पेस्ट ही आते हैं, तो वो भी आपके आसानी से हो जाएंगे। मैंने आपको मेनली जो चीजें थी वो बता दी है। ओके, फिर हम बात करेंगे कि किस पार्ट में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो ओरल कैविटी है वहां पे कौन कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है, स्टोमक में कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात करते, देखिए absorption is the process by which the end product of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। तो सिंपल सा वही है जो हमने एंड प्रोडक्ट बनाए थे, यानी जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, बड़े बड़े लार्ज, उनको हमने जैसे भी ब्रेक डाउन करके बिल्कुल सिंप्लीफाई किया था। अब हम उस चीज को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। कहां पर? इनटू द ब्लड और लिम्फ के अंदर। ओके, किसकी मदद से? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो म्यूकोसा लेयर थी उसकी मदद से। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? पैसिव यानी आपका सिंपल डिफ्यूजन, और फैसिलिटेड और आपका एक्टिव। ओके, पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन या फिर आप बोल सकते हो पैसिव को, देन हम बात करेंगे फैसिलिटेड की और देन हम बात करेंगे एक्टिव की। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा पैसिव होता है उनमें किन किन चीजों का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ion are generally absorbed by simple diffusion, that is passive transport। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट की तरह याद करना है। इन सबसे पहले इन्होंने बोला है स्मॉल अमाउंट। अब देखिए, अगर वो नीट में क्वेश्चन देंगे तो वो इतना ही चेंज करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। एक ही वर्ड को चेंज कर देंगे और इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो एक एक वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जितना भी हमारे पास ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में जो वो ग्लूकोज और एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी कौन से हैं? क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन, यानी डायरेक्टली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएंगे, कुछ भी एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं, द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिंपल बता दिया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो कंसंट्रेशन जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे ये चीजें होती है। अब हम बात करेंगे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की। वहां पर क्या होता है? कैरियर प्रोटीन्स होती है। देखिए, however some substance like glucose and amino acid are absorbed with the help of the carrier protein, this mechanism is called the facilitated transport।
तो यहाँ पर इन्होंने एक गलती की है। अब क्या किया है, यहाँ पर जो हमारे पास एनसीईआरटी का एडिशन है वो नीट 2020 और 21 वाला एडिशन है, बट इससे पहले वाला जो एडिशन है उसके अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर ये लिख रखा है सब सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज। ओके, तो यहाँ पर आप ग्लूकोज के साइड में लिख रहे हैं ना फ्रक्टोज, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे फ्रक्टोज जो है और एमिनो एसिड है वो एब्जॉर्ब होती हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और फैसिलेटेड के अंदर तो कैरियर प्रोटीन ही होती है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, वही वो मदद करती है। इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। अब याद रखना यहाँ पर आपको फ्रक्टोज भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो इसी में यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है सब सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयन लाइक सोडियम, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको फ्रक्टोज भी लिखना है। ओके, जो लेटेस्ट एडिशन है वहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ और, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इस एनसीईआरटी में फ्रक्टोज लिखा हुआ है, वो पॉइंट भी आप याद रखना। ओके, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब जो है वो हाई कंसंट्रेशन जो है, ओके, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो वो मूवमेंट होगी वहां पर ग्रेडियंट की। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड करता है। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है वो पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर द एनर्जी। तो मैं आपको बता चुका हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाया जाता है, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन जाया जाता है, उसी वजह से वहां पे एनर्जी लगती है, एटीपी का यूज होता है। अब कौन से सब्सटेंस है जो ऐसा करते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। अब याद रखना, देखो एमिनो एसिड जो थे वो आपके पैसिव में भी थे, वो आपके फैसिलिटेड में भी थे, वो आपके एक्टिव में भी थे। ग्लूकोज भी तीनों जगह था, बट आपको फैसिलेटेड के अंदर फ्रक्टोज लिखना ही लिखना है। याद करने का तरीका है फैसिलेटेड फ्रक्टोज, एफ से फैसिलेटेड, एफ से फ्रक्टोज, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में फ्रक्टोज लिखा हुआ है और कई बार क्वेश्चन ऐसे आता भी है, पुरानी एनसीईआरटी से आया भी हुआ है। ओके, और इसके अलावा यहां पर देखिए जो क्लोराइड आयन थे वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रहे थे, बट जो आपके सोडियम आयन है, ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन है वो एब्जॉर्ब होती है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो ये चीजें भी आप याद रखना, इसे डिफरेंस करके आप याद रखना तीनों चीजों को। ओके, अब हम यहाँ पर जो बात होती है वो आती है फैटी एसिड की। जो फैटी एसिड जो फैट होता है उसको हम सिंपल जब डाइजेस्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट होता है उसकी सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म जो होती है वो होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बट ये जो होती है वो इनसोल्यूबल होता है और उसकी वजह से वो ब्लड के अंदर जो वो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। कौन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर वो ब्लड के अंदर हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सिंपल सा ऐसा करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की छोटी छोटी छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे जिसे हम बोलते हैं मिसेलीज। ओके, जिसे हमने बोला था ना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वहां पे भी तो पढ़ा की थी, जो फैट होता है उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट कर दिए जाते हैं, मिसेलीज बना जाती है। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे, फिर उसके बाहर जो वो एक प्रोटीन की कोट लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, तो प्रोटीन की कोट लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा चेकअप वगैरह होगा नहीं, तो वो सोचेंगे ये प्रोटीन है, बट एक्चुअल में अंदर क्या होगा, फैट होगा और बाहर एक प्रोटीन की कोट लगाकर और उसको कहां पर भेज देंगे, हम लैक्टियल के अंदर भेज देंगे। अगर आपको याद है अच्छे से, जहां पर हम एनाटॉमी की बात कर रहे थे वहां पर हम जो विलाई की बात की थी तो वहां पर हमने डायग्राम भी दिखाया था, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थी और लैक्टियल थी, जो लिम्फ वेसल्स होती है उसको बोलते हैं वहां पर लैक्टियल। तो यहां पर ये जो फैट है उसको हम लैक्टियल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ओके, तो यहाँ पर ये जो ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है, तो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो क्या करें, प्रोटीन कोट लगा दे। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेलीज। सबसे पहले छोटे 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 पार्ट कर दिए यानी मिसेलीज बना दी, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इसको कहां पर भेज दिया, जो म्यूकोसा की लेयर है वहां पर भेज दिया। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टियल इन द विलाई। आगे क्लियर।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो फैट है उसके बाहर एक प्रोटीन की कोट लगा देंगे और प्रोटीन की कोट लगाने वाले उस पोर्शन को क्या बोल देंगे, काइलोमाइक्रोन। नाम ही बदल दिया है, अब उसका फैटी एसिड या ग्लिसरॉल नाम रहेगा। जब उसके बाहर प्रोटीन कोट लगा देंगे तो नाम भी बदल दिया। जब बेस बदलना ही है पूरा तो पूरा ही बदलेंगे, नाम तक भी बदल लेंगे, तो नाम हो जाएगा काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन है, अब उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लिम्फ वेसल लैक्टियल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे और वहां से जब वो लिम्फ वेसल के अंदर आ जाएगा उसके बाद उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। तो बाद में क्या होगा, यही चीजें जो वो ब्लड में वापस ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं आ सकता बट ये इनडायरेक्ट जो है वो आ गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। Absorption of substance take place in different part of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine। ये तो बताया था कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ में होता है, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पर ये एक टेबल दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि किस चीज के अंदर कौन सी चीज जो वो एब्जॉर्ब होती है, तो वो देख लेते हैं। आपके सामने सब कुछ देखिए, माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में क्या होता है, देखिए, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। यहाँ पे सर्टेन ड्रग्स वगैरह लिखा है, कुछ मेडिसिन वगैरह, जैसे मतलब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत बार आती रहती थी सेट मैक्स और स्टार गोल्ड पे, स्वर्ग गोविंदा वाली, ओके, राजेश खन्ना वाली। उसमें देखिए वो राजेश खन्ना के हाथ में जो टेबलेट होता है, तो वहां पे वो देखिए एकदम ऐसे गोली लेते हैं और वो ऐसे करके एकदम ऐसे हार्ट अटैक आ रहा होता है, फिर वो एकदम से गोली लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। आप सोचती है क्या हो रहा है, तो वहां पर वो जो सोल्ट्स होते हैं जो ड्रग्स के, वो डायरेक्टली माउथ के अंदर ही जाते ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही तुरंत जो है वो अपना रिफ्लेक्स दिखा देते हैं। उसी वजह से, क्योंकि वो वहां पर माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जाते ही कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा, जैसे ही म्यूकोसा लेयर के अंदर ही कॉन्टेक्ट में आते हैं तभी जो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना इफेक्ट शो कर जाते हैं। तो इसीलिए वो टेबलेट ऐसे लेते हैं। अगर अगली बार ये सीन देखो तो समझ जाना, कईयों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी नहीं होगी, बट खाली बैठे बैठे कभी आ जाती थी तो देख लिया होगा। ओके, इसके अलावा देखिए, एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो भेज दी जाती थी। स्टोमक के अंदर क्या होता है, देखिए, स्टोमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एक्सेट्रा टेक प्लेस। तो यहाँ पर देखिए सिंपल होता क्या है, बोलते हैं ना कि अल्कोहल वगैरह जो ज़्यादा पीते हैं उनका लीवर वगैरह खराब हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अल्कोहल वगैरह जो होती है वो डायरेक्ट ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्टोमक के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में एब्जॉर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट ही हो जाती है। उसको लगता है कि भैया तूने मतलब पेट भरा भरा लगता है उसको, और वहीं पे एब्जॉर्ब होती रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह इतनी अच्छे से नहीं होती। तो वहां पर वो भी एक चीज़ है, ओके, वो भी एक इफेक्ट डालती है। अल्कोहल हो गया आपका, सिंपल शुगर वगैरह हो गया, और वाटर वगैरह भी कुछ ज़्यादा जो है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली स्टोमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं पर एब्जॉर्ब होगी। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है, जो अभी हम पढ़ के भी आए थे, वही सारी चीज़ें जो ये कुछ ब्लड के अंदर और कुछ लिम्फ के अंदर जो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ये भी याद रखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पर भी होता है, स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस, कुछ ऐसे मिनरल्स और कुछ ड्रग्स, ओके, तो वो चीज़ें जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। तो अब हमने यहाँ पर ये जो फूड था उसको डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब उसका क्या करेंगे, उससे बनाएंगे एनर्जी, और एनर्जी कौन यूटिलाइज करेगा, टिश्यू यूटिलाइज करेगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो यहाँ पर देखिए, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब कई बार क्या होता है स्कूल में, ओके, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज एसिमिलेशन, आप ढूंढते रहते हो ये कहाँ से आ गया, किस चैप्टर से आ गया। तो ये भी आप ऐसे एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी याद रखना। ऐसा भी आ सकता है यहाँ पर नीट के अंदर भी ऐसा आ सकता है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया। तो ये भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, चलिए, अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हो चुकी है, मतलब फूड जो है वो हमने डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, उसको यूटिलाइज भी कर लिया, बट अब भी कुछ फूड के ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे कोई भी काम अब नहीं आएंगे, तो उनका क्या करेंगे, उनको बॉडी से बाहर निकालेंगे।
द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, इनिशिएट ए न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल. The ejection of feces to the outside through the anal opening, that is defecation, is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. तो उस टाइम जो है वो रेक्टम के अंदर बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और फिर क्या होता है, जो भी रेक्टम के अंदर जो आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर एनएस के थ्रू आ जाता है. ओके, अब जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. नीट 2013 ईयर आपकी स्क्रीन पर सिंपल सा क्वेश्चन है. सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन इन कॉलम एंड एब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म इन कॉलम 2. कॉलम 1 में दिया ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सोडियम, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज. ओके, अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है. कॉलम 2 में स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव, ड्यूडेनम एंड मूव काइलोमाइक्रन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सिंपल सा यहाँ पर देखिए जो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई क्या नहीं आ गई, ऐसा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हो. अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है और आप बिल्कुल श्योर हो तो उस चीज़ पे जाइए आप. तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आप कहोगे मैंने तो कोलेस्ट्रॉल जो माल्टोज कहीं पढ़ा ही नहीं. फिर आप जाओगे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ड्यूडेनम छोड़ देते हैं, ड्यूडेनम क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है. एंड मूव एज काइलोमाइक्रोन. तो आपने पढ़ा था कि हाँ जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं उनके बाहर प्रोटीन कोट लगती है, वो काइलोमाइक्रोन बनती है और फिर जाकर वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है. बी में चले जाओगे, फ्रक्टोज एंड सोडियम आयन, स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव एब्जॉर्प्शन. तो मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज जो होता है वो फैसिलिटेटेड से होता है. अब आप कहोगे ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज ये हमने पढ़ा नहीं, तो आपको क्यों जानना है जब आप ऑप्शन सी में जा चुके हो तो. ओके, तो यहाँ पर आपका ऐसे आंसर आ जाता है. कई बार आप कंफ्यूज होते हो बट जो आपका आंसर होता है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होता है. इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 2014 से. फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. देखिए जो उस टाइम 2014 के अंदर एनसीईआरटी थी, मैंने आपको बताया भी था जो पुरानी एनसीईआरटी वहां पर साफ साफ लिख भी रखा था, सम सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज and some amino acid are absorbed with the help of the carrier like sodium. This mechanism is called facilitated. तो जब यहाँ पर उस एनसीईआरटी में जब ये क्वेश्चन आया था तो एनसीईआरटी में फ्रक्टोज ही लिखा हुआ था. मैंने आपको लिखवाया भी है कि आप फ्रक्टोज लिख लीजिए. तो यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए आपके फ्रक्टोज से फैसिलिटेटेड. तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी. ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी और आपका क्वेश्चन भी हो चुका होगा. अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर के बारे में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां वगैरह भी हो सकती है. तो यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक करके सभी पढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ पैरासाइट जो है वो भी ग्रो कर सकते हैं. द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. क्योंकि फूड के द्वारा हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस जो फूड के थ्रू आ सकते हैं. कितना भी हाइजीन रख लो ऐसा नहीं है कि आप बैक्टीरिया को बाहर निकाल दोगे. तो यहाँ पर इसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कोज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म. तो यहाँ पे जितने भी वॉर्म होते हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो टैपवॉर्म हो, राउंडवॉर्म हो, थ्रेडवॉर्म हो, हुकवॉर्म हो, पिनवॉर्म हो, वो सब कुछ भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आ सकते हैं. और वो किस फॉर्म में रहते हैं? पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर रहते हैं. और इसीलिए आपने सुना होगा एल्बेंडाजोल एक टैबलेट दी जाती है इन चीज़ों से बचने के लिए. आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम और गवर्नमेंट स्कूलों में ये टाइम टू टाइम जो वो एक टैबलेट दी जाती है एल्बेंडाजोल ऐसे करके. ठीक है, चलिए छोड़िए उन बातों को, आगे चलते हैं. अब हम और नेक्स्ट बात करते हैं जॉन्डिस. जॉन्डिस जिसे सिंपल सी भाषा में बोल दिया जाता है पीलिया हो गया है. मतलब क्या होता है, जो स्किन होती है पूरी वो येलोविश दिखाई देती है, नेल भी येलोविश दिखाई देती है, आई भी येलोविश दिखाई देती है. क्योंकि जो हमारी बाइल पिगमेंट से जो बाइल डक्ट आ रही थी लीवर के अंदर, ओके, तो वो जो बाइल डक्ट आ रही थी उसके अंदर क्या थे? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट थे. तो वो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं तो वो ब्लॉकेज अगर हो गई है हमारी, ओके, जो डक्ट थी बाइल डक्ट जी, अगर वो ब्लॉकेज हो गई तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो है वो पास आउट नहीं हो रहे हैं बाहर, बॉडी के बाहर नहीं जा पा रहे हैं. तो वो ब्लड के अंदर शो होने लगते हैं, इसकी वजह से येलोविश आने लगती है. तो जॉन्डिस देखिए, द लीवर इज अफेक्टेड, बता चुका हूँ. लीवर में क्या होगा? स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट. क्योंकि वो जो बाइल पिगमेंट है जिसमें मेनली आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आते हैं, उसी वजह से आपकी पोटी भी येलो होती है उस वजह से. यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो स्किन और आइज येलो उस वजह से हो जाती है क्योंकि वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो बाहर नहीं जा पा रहा है ब्लॉकेज की वजह से, और इसलिए वो स्किन में दिखाई दे रहा है. वॉमिटिंग तो कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही जाती है. वॉमिटिंग तो आपने सबने सुनी होगी. सिंपल सा होता क्या देखिए, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टोमक कंटेंट द माउथ.
तो यहाँ पर जो भी आप स्टोमक में फूड लेके गए हो वो वापस ही माउथ के थ्रू बाहर आ जाए, मतलब वो घूम घूम के वापस वहाँ पे ना जाए, एनएस के थ्रू बाहर ना गया, वापस वहाँ पर ही रहा स्टोमक में और वापस ही वहाँ पर बाहर आ गया, तो वो होगी वोमिटिंग। दिस रिफ्लेक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि इस वोमिट सेंटर को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो हम ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे अलग अलग, जो हाइंड ब्रेन होता है वहाँ पे पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक जो मेडुला होता है उसके अंदर होता है वोमिट सेंटर। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड वोमिटिंग, तो वोमिटिंग से पहले एक फीलिंग आती है नोजिया की सी अजीब सी, तो उसके बाद आप समझ लेना कि वोमिटिंग होने वाली। ओके, नेक्स्ट है डायरिया, जिसे आप सिंपल भाषा में बोलते हो लूज मोशन हो गए हैं। एक्चुअल में अगर आप यूएसए वगैरह जाओगे वहाँ पे कोई लूज मोशन समझेगा नहीं, वहाँ पे डायरिया ही बोला जाता है। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें जो मूवमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बिगड़ जाए। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया, और आपकी जो फीकल मैटर है उसके अंदर लिक्विडिटी जो है वो काफी बढ़ जाए। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्यों, उसकी वजह से जो फूड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो भी ले रहे हो वो डायरेक्टली सीधा रुक ही नहीं रहा है कहीं पर, डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन तो इफेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। अरे भैया आपको भी कब्ज है क्या, अक्सर हम ऐसी बीमारियों को लाइटली लेते हैं, तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन, तो यही है। इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो आपका फीकल मैटर होता है वो रेक्टम में नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमेशा, वो किस में रिटेन रहता है, कोलोन में ही रिटेन रहता है। और यहाँ पर भी बाउल मूवमेंट जो वो इरेगुलर बाउल मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो इरेगुलर हो जाती है, उसकी वजह से वो आगे अच्छे से नहीं जा पाता है। नेक्स्ट है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है कि फूड जो है वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे इनडाइजेस्टिव। तो आपने जो फूड खा चुके हो पहले वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप और फूड लेने का मन ही नहीं करेगा, यूँ लगेगा कि पेट में अभी भी पड़ा है, खाना भरा हुआ मैं। ओके, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। सेल्स तो कह रहे हैं कि हमें भैया ला के दो, फूड ला के दो, एनर्जी ला के दो, बट आपका जो स्टोमक है वो भरा भरा सा लगता है। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा पेट भरा भरा है, क्योंकि फूड वहीं पे पड़ा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। द कोज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम्स, या तो एंजाइम्स जो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या उनका सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है, या आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, या आप अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो, स्पाइसी मतलब मिर्ची वाला, ओ तीखा भैया, ओ तीखा, ओ तीखा, तो वहाँ पे जो स्पाइसी फूड अगर भी खा लेते हो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे, जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें ये सब कुछ नहीं था, कुछ देखिए कुछ ऐसा है कि नई एनसीईआरटी में है, कुछ पुरानी एनसीईआरटी में है, तो मैं आपको दोनों चीज़ें जो वो बैलेंस करके बताता रहता हूँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रोटीन की अगर कमी हो जाए छोटे बच्चों में तो वहाँ पर कुछ डिजीज हो सकती है। और ये किस वजह से होती है, क्या कुछ होता है। एक्चुअल में खाना तो सभी खाते हैं, और इसीलिए आज के टाइम अगर आप देखोगे आज के लाइफस्टाइल में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि मेरी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट गया, कितना प्रोटीन गया, कितना फैट गया है, कितना फैट सेचुरेटेड है, कितना अनसेचुरेटेड है, कौन से एमिनो एसिड है, कौन से विटामिन्स है, कौन से मिनरल्स है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है, ओके, क्योंकि बॉडी को अलग 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 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से बॉडी को देना भी चाहिए। बट अभी इतनी ज़्यादा जानकारी लोगों में नहीं है, तो उसी वजह से ऐसा होता है। देखिए PEM, ओके, PEM क्या होता है आपका, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। देखिए द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन द मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मेनली यहाँ पर ये देखिए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह के अंदर भी जो है वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फूड है उसमें डेफिशिएंसी है, या तो प्रोटीन की या फिर टोटल फूड कैलोरीज, मतलब फूड में मतलब खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ओके, इसी वजह से आगे लिखा है देखिए द साउथ अमेरिका एंड द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर भी होता है इन सब चीज़ों में भी। यहाँ पे ये जो अलग अलग कंट्रीज बताइए यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोरल। यानी ड्रोट यानी सूखा पड़ चुका है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ चुका है। फेमाइन यानी बहुत ज़्यादा भूख हो चुकी है वहाँ पर, ओके, मतलब खाना मिल ही नहीं रहा है किसी लोगों को। या फिर पॉलिटिकल टर्मोरल, मतलब जो वहाँ की राजनीति वो गड़बड़ा गई है, उसकी वजह से सारा सिस्टम। वेनेजुला के अंदर अगर आपने थोड़ा पॉलिटिकल पढ़ते हो तो ऐसा वेनेजुला के अंदर हुआ था पॉलिटिकल टर्मोरल की वजह से। ओके, वहाँ पर पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को खाने को नहीं था, तो जू के अंदर भी जो जानवर थे लोग वो भी मार मार के खा चुके थे, क्योंकि फूड की कमी हो गई थी।
दिस हैपन इन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी बातें करिए। तो बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ था जब लिबरेशन वॉर हुआ था। इथोपिया के अंदर हुआ था सर ड्रॉट इन मिड 80s। तो मिड 80s के टाइम पे वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था इथोपिया में, तब भी वहां पर ऐसी कमी हो गई थी। पेम अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मेरास्मस एंड क्वेसिकोर। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो पेम से जो है वो ज्यादातर इन्फेक्ट यानी छोटे बच्चे इफेक्ट होते हैं। अगर छोटे बच्चे इफेक्ट हो गए उन्हीं को तो बड़ा बनना है, वो स्टार्टिंग में इफेक्ट हो गए तो वहां पर वो जो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेनली दो डिजीज इन्होंने बताई है, मेरेस्मस और क्वेसिकोर। पहले हम देखेंगे मेरेस्मस, सेकंड देखेंगे क्वेसिकोर। मेरेस्मस में क्या होता है, देखिए मेरेस्मस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो छोटे बच्चों को होती है जो 1 ईयर से छोटे हैं, यानी मंथ्स। 1 ईयर से छोटा तो आप मंथ ही काउंट करते हो ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ। अगर ईयर से ज्यादा तो आप ऐसे ही काउंट करते हो ना, A1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर ऐसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1 ईयर से छोटे होते हैं, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, एम से मंथ्स यानी केवल मंथ्स का है, ईयर से छोटा है, उसके अंदर हो सकता है मेरेस्मस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, ना उसको प्रोटीन मिल रही है ना उसको कैलोरी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, यानी दोनों चीजों की कमी हो चुकी है, ना तो उसको कहीं प्रोटीन मिल रहा है ना कुछ कैलोरी मिल रही है। इट इज फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन ए ईयर। तो ये लेस देन ईयर आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक एक चीज को ध्यान से याद रखना। हर एक लाइन इनके बीच में डिफरेंस है, मेरेस्मस और क्वेसिकोर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ये जो होते हैं वो 1 साल से छोटे बच्चों में होता है। अब क्यों होता है, इफ मदर मिल्क ऑफ रिप्लेस इज टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी वैल्यू। यानी माँ ने जो है वो स्टार्टिंग में केवल 6 मंथ तक माँ का दूध ही चाहिए, बट माँ ने जो है वो केवल 1 वीक तक ही है वो दूध दिया और उसके बाद में बाहर रख दिया। अब उसको बाहर का फूड मिल रहा है जहाँ पर ना तो प्रोटीन है और ना कैलोरी है, कुछ नहीं मिल रहा उसको। दिस ऑफन हैपन इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी। ये ऐसा होता है या तो मदर को जो सेकेंड प्रेगनेंसी आती है उसी टाइम, और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, या फिर जो वो नया बच्चा पैदा हो गया है जबकि वो पहले वाला बहुत ही यंग है तभी। इन मेरेस्मस, मेरेस्मस क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी इंपेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, प्रोटीन एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स रिजल्ट, द स्किन बिकम ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड मेंटल फैसिलिटीज आर इम्पेयर्ड। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना सूखी तिली, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा उसका। ओके, मतलब केवल आपको बोन्स से दिखाई देगी पूरी बॉडी के अंदर और कुछ भी आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल सूख हो जाएगी, बिल्कुल थिन हो जाएगी, स्किन भी बिल्कुल पतली हो जाएगी। ऐसे ऐसे लगेगा ओल्ड फेस सा कुछ हो गया है, ऐसे मतलब रिंकल्स आ जाएंगे बॉडी के ऊपर। ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, वो उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। और मेंटल डेवलपमेंट वगैरह जो है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब क्वेसिकोर में क्या होता है ये भी देखिए। अब हम इन एक एक चीज को कंपेयर करके करोगे तो अच्छा होगा। क्वेसिकोर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनएकम्प्लिश्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। तो यहां पर देखिए जो क्वेसिकोर के अंदर मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती, मतलब उसको कैलोरी मिल रही है बट प्रोटीन नहीं मिल रहा है। किसके अंदर, क्वेसिकोर में। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। यानी मदर अब उसको मिल्क नहीं दे रही है छोटे बच्चे को, पर वहां पे क्या हो रहा है, उसको जो फूड दिया जा रहा है उसमें कैलोरीज तो बहुत ज्यादा है बट प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन नहीं मिलेगी बट उसको कैलोरी बहुत ज्यादा मिल रही है। डाइट इन द चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज, ये 1 to 5 ईयर के बीच में होता है। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको बताया मोर देन 1 ईयर हो गया तब काउंट करोगे ईयर, 1 2 3 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर ऐसे। और ईयर से अगर छोटा तो काउंट करते हैं मंथ्स, तो वो मेरेस्मस मंथ वाला याद रह जाएगा तो ईयर वापिस हो जाएगा। लाइक मेरेस्मस क्वेसिकोर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। तो मेरेस्मस की तरह ही क्वेसिकोर में भी वही चीजें होती है कि मसल्स जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। लिम्स जो होते हैं आपके हाथ पैर जो होते हैं वो भी बहुत पतले हो जाते हैं। ओके, और ग्रोथ जो होती है वो भी अच्छे से नहीं हो पाई है। बट अनलाइक मेरेस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। पर मेरेस्मस में तो क्या था, पूरा ही बिल्कुल हड्डियां दिखने लग गई थी, बहुत ही ज्यादा जो है, क्योंकि उसको ना प्रोटीन मिल रही थी ना कैलोरी मिल रही थी। यहाँ वाले को कैलोरी मिल रही है तो कुछ एक फैट जो होती है वो स्किन के अंदर होती है। मोरेवर एक्सटेंस ओइडमा, ओइडमा क्या होता है, देखिए ओइडमा होता है जो लोअर लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, जो पैर होते हैं लोअर लिम्स होते हैं, उनके अंदर सूजन आने लगती है तो उसको बोलते हैं ओइडमा। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव ओइडमा देखने को मिलेगा, याद रखना।
ओके, और पेट जो होता है वो भी काफी बड़ा हो जाएगा, लार्ज, ऐसे बहुत काफी बड़ा सा पेट हो जाएगा। ओके, एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन, और यहाँ पर ये स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। ये किस में होता है? क्वेसिकोर में होता है। यहाँ से नीट 2019 उड़ीसा में क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। मैच द आई ओ सॉरी क्वेसिकोर डिजीज इज ड्यू टू, यानी क्वेसिकोर डिजीज होती है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन देख लीजिए। साइमultaneous deficiency of protein and fat, simultaneous defense of protein and calorie, deficiency of carbohydrate, protein deficiency not accompanied by calorie deficiency। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट कर दी थी उन्होंने। क्वेसिकोर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड कंपेयर्ड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बहुत ही आसानी से। ओके, तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।